नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय माहेश्वरी साहब जो महानिदेशक हैं CRPF के, वरिष्ठ अधिकारीगण, मेंबर कावा, सीनियर अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त परिवार लोगों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस रजत जयंती के अवसर पर बधाई भी देती हूँ। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी ये जो संस्था है कावा, ये और मजबूती से आगे बढ़े और अगर जीवन रहा तो आपके स्वर्ण जयंती पे भी आके मैं बोलना चाहूँगी। ये मेरा एक सपना था कि मैं फोर्सेस के लिए कुछ करूं। तो IG यादव साहब ने मुझे ये मौका दिया था आज से 5 साल पहले और मैं महेश्वरी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला है कि पूरे देश के फॉर्मेशंस के साथ जुड़ने के लिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो कि मुनासिब नहीं होता अगर मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी जाती। सर ने जैसे बताया है कि मूल्य संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बड़ों से सीखने के लिए भी हमको बहुत कुछ मिलता है। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि NHA की गाइडलाइंस के हिसाब से संगठन ये प्रौढ़ शिक्षा वृक्षारोपण इसका प्रोग्राम आगे कर रहा है, बट जीवन शैली में इसको हम आगे कैसे लेके जाएं? एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान किस तरीके से होना चाहिए हर पर्सनल और उनके परिवार के साथ, इसके ऊपर मैं थोड़ा कहना चाहूँगी। कावा ने 25 साल किए हैं और जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, विविध एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो वृक्षारोपण है, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन है, चाहे वो रक्तदान है, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी है, चाहे वो CRPF का मेला भी है जो अक्टूबर में बड़े चाव से मैं आती हूँ JNU में, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, तो वो सब भी आपके द्वारा ही होता है। तो इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इस वेबिनार के कुछ नियम बने, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, सबसे पहले जैसे कि सर ने बोला रिवर्स लर्निंग बहुत ज़रूरी है। रिवर्स लर्निंग के साथ नियम का होना भी बहुत ज़रूरी है और उन नियमों में जैसे कि आप लोगों ने किया ही है अपने ऑडियो को म्यूट। दूसरी चीज़ है क्वेरीज जो हैं वो आखिर में ली जाएंगी, क्योंकि हम समय के अगेंस्ट चल रहे हैं, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेबिनार का? ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम एक इंडिविजुअल प्लान की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि हमारे जो वीर भाई हैं वो किस तरह से अपने परिवार पे भरोसा करें, ये नहीं कि वो नहीं करते हैं, और भरोसा करें ताकि वो जिम्मेवारी लेने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर परिवार में हर सदस्य अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाता है तो होता ये है कि घर में एक हार्मनी का माहौल बन जाता है और उसके कारण फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में तनाव कम रहता है। तो कावा ने ये प्लेटफॉर्म हमको दिया है कि डे टू डे इश्यूज़ पे हमने बात करनी है। तो जैसे एक बच्चा नन्हे कदम लेता है, इसीलिए मैंने इसका नाम भी बढ़ते कदम रखा है। मैं 11 कदम के बारे में बात करूँगी। 11 छोटे छोटे नन्हे कदम, एक तरफ से परिवार लेता हुआ आएगा, दूसरे तरफ से पर्सनल लेते हुए आएंगे। जिम्मेवारियों को अपनी बांट के चलेंगे साथ में, सारा लोड अपने आप पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एडल्ट लर्निंग की बात करते हैं तो एडल्ट लर्निंग में 2 चीज़ें हैं। एक कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लिखे पढ़े हैं तभी हम होशियार हैं, या लिखना पढ़ना भी ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ पढ़ाई के अलावा समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़ाई के बिना भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ाई के बिना भी हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। इस पे मैं आपको आगे भी समझाऊंगी कैसे। एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में आ रही हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, पर मैं आपको चित्रों के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा और हिंदी में बोल के समझाऊंगी।
क्योंकि जब हम सुनते हैं और जब हम देखते हैं तो ज्ञान हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। और ज़रूरत ये भी है कि इसको हम घर जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक काउंसलिंग सेशन है और इस तरीके के काउंसलिंग सेशन में और भी बहुत संस्थाओं में लेती हूँ, मल्टीनेशनल्स में लेती हूँ। तो वहाँ पे मैं गुजारिश करूँगी कि मुझे एक मौका और दिया जाए जब मैं समस्त परिवार और पर्सनल को आके 2 महीने या 3 महीने के फॉलोअप प्रोग्राम में मिलूँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि उन्होंने 11 कदम में से कितने कदम आगे लिए हैं और कितने कदम पीछे रखे हैं और क्यों पीछे रखे हैं। क्योंकि ये इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये केवल एक वेबिनार के ही स्तर पे रह जाता है। तो इस युग में क्योंकि वैल्यूज़ भी बदल रही हैं, संस्कारों में भी चेंज आ रहा है, तो हमें अपनी सोच भी बदलनी है। हमने अपनी नकारात्मकता को निकाल के फेंकना है और किस तरीके से हम पॉजिटिव रहें नकारात्मक सिचुएशन में भी, ये ज़रूरी है। और अपने व्यवहार को किस तरीके से हम रोज़ बेहतर बनाएं, सीखने के लिए बहुत कुछ है और रोज़ सीखना चाहिए, क्योंकि आज के युग में ज्ञान और नॉलेज इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि जो चीज़ हमने आज से 75 दिन पहले सीखी थी उसको खिड़की के बाहर फेंकने का समय आ गया है। हमारी जनरेशन ने कोडिंग अब जाके सीख रहे हैं, बट नई शिक्षा प्रणाली के मुताबिक हमारे बच्चे 6ठी क्लास से कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे, 8वीं क्लास से वो इंटर्नशिप करेंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य है, तो उसमें आपने किस तरीके से रोल मॉडलिंग करनी है, किस तरीके से अपने परिवार के साथ रहना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मौखिक तरीके से भी मैं बोल रही हूँ और आपको मैं पिक्चर दिखा के भी समझाने की कोशिश करूँगी। और कहीं भी अगर आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत है, आप बिना हिचक के सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सवाल पूछने से झिझकते हैं। हमको लगता है कि अगर हमने सवाल पूछा तो हमारे सीनियर अधिकारी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे साथी सोचेंगे कि अरे इसको तो इतना भी नहीं समझ आया, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं JNU में जब पढ़ने के लिए आई, छोटे शहर से आई थी, जबलपुर से आई थी, और वहाँ पे हिस्ट्री में मैंने गोल्ड मेडल लिया था। तो अपनी यूनिवर्सिटी की तो मैं टॉपर थी, पर JNU के हिसाब से मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। बिपिन चंद्रा जो एक बहुत फेमस इतिहासकार हैं, वो क्लास ले रहे थे नेशनल मूवमेंट की और बार बार वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, कॉम्प्रेडोर। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था और सबसे आगे बैठ के मैं नोट्स लिख रही थी। तो घर जाके डिक्शनरी में देखा तो डिक्शनरी में मिला नहीं, क्योंकि हमारे टीचर ने छोटे शहर में बताया नहीं था कि हिस्टोरिकल टर्म्स की डिक्शनरी अलग है। और ईगो इतनी ज़्यादा थी कि टॉपर हो के क्लास में सवाल कैसे पूछें, सब साथी लोग हंसेंगे। 3 दिन के बाद झिझकते हुए जब मैं पहुंची और सर से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुमने क्लास में पहले दिन क्यों नहीं पूछा। छोटे शहर के सीधे साधे सच्चे इंसान होते, झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। तो हमने बोला सर इसलिए नहीं पूछा कि हमारे सारे फ्रेंड्स हम पे हंसेंगे। तो उन्होंने जो बात मुझे समझाई, आज मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि जो समस्या आपके समझने में आपके लिए इतनी बड़ी हो सकती है, आपके साथी के लिए इतनी सी हो सकती है। तो अपने साथी के बारे में सोचे बिना कि क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से हमें दूर ही रहना है। आपने डाउट क्लैरिफिकेशन करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने कॉल ऑफ ड्यूटी में भी हैं, कोई आपको निर्देश समझ में नहीं आया है, आपने प्लीज़ अपने सीनियर से उसका क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेना है। और जिस तरीके से कॉल ऑफ ड्यूटी में आप एक टीम बना के चलते हैं, उसी तरीके से आपको घर में भी एक बहुत बढ़िया टीम अपने परिवार के साथ बनानी है, जहां हर परिवार के सदस्य ने पहल करनी है जिम्मेवारी लेने के लिए। दिमाग खुला हुआ होना चाहिए ताकि नई चीज़ें हम सीख सकें। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मेरी 4 साल की बच्ची ने
एक दिन मेरी गोदी में बैठ के गालों को ऐसे पकड़ के प्यार से मुझे बोला, मम्मी जो चीज़ मार के बताती है प्यार से नहीं बता सकती। उसने मुझे एक आईना दिखा दिया और उस आईने में उसने मुझे ये दिखाया कि मम्मी तुमको गुस्सा क्यों आता है हर चीज़ पे। मैंने भी सोचना शुरू किया, भाई मुझे गुस्सा क्यों आता है। 3 कमियां मुझे अपने अंदर नजर आई। सबसे पहली कमी, मैं एक अच्छा टाइम मैनेजर नहीं थी। मैं या समय के आगे चलती थी या समय के पीछे चलती थी, समय पे कभी नहीं चलती थी। ये मेरी पहली कमी थी। दूसरी कमी, नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं पे मेरा नियंत्रण नहीं था। मुझे गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ी थी, मुझमें ईर्ष्या थी, मैं दुखी रहती थी, मैं असुरक्षित महसूस करती थी, मैं अपने आप को बेचारा भी समझती थी। तो जब गिनने बैठी तो मेरे अंदर 11 इस तरीके के नकारात्मक भावनाएं थी। कम करने की कोशिश की है, कसर अभी भी बाकी है और काम जारी है। और तीसरी चीज़ जो मैं नहीं कर पाई थी, एक संतुलन नहीं बना पाई थी अपने घर का और अपने बाहर के काम का। और आज एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। जब आपने फैसला किया है कि आप घर के बाहर काम करने के लिए आई हैं, तो आपने उम्मीद से ज़्यादा काम करके देना है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट 2 चीज़ें हैं। एक, विमेन को कोई सीरियसली लेता नहीं, और अगर लेते भी हैं तो हमको 10 बार प्रूव करना पड़ता है कि हम भी सक्षम हैं कार्य करने में। और आज हमारी इतनी वीरांगनाएं आ रही हैं सीआरपीएफ में भी। अगर आप उनको मोटरसाइकिल्स पे जब मैंने देखा था, मेरा दिल गदगद हो गया था, इतना अच्छा वो कर रही थी। और जब मैं अजमेर के ग्रुप सेंटर में जाके मैंने जब इंडक्शन प्रोग्राम किया था उन बच्चियों के साथ सीआरपीएफ की कैप लगा के, वो खुशी का अंदाज़ा जो है मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। तो हमने किस तरीके से जेंडर वाइज के ऊपर उठना है, और ये चीज़ हमने अपने बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि हमने उनको आगे के युग के लिए तैयार करना है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, वो कोई उम्र नहीं होती है चीज़ें सीखने के लिए। जिस दिन से आप फैसला करते हो कि आपने कोई चीज़ सीखनी है, आप सीखना शुरू करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़, जौहरी विंडो, खैर अभी तो मैं पूरा समझाने के लिए नहीं हूँ, बट दोहरा फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। एक पति को पत्नी को फीडबैक देना जरूरी है, पत्नी को पति को फीडबैक देना जरूरी है। जिस तरीके से सीनियर जूनियर को फीडबैक देते हैं, तो कई बार सीनियर को जूनियर से भी फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड पे वो रहते हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन को मजबूत कर देती है। और जब आप छुट्टी जाते हैं, वापस जाते हैं, आपने अपने आप को इस तरीके से बच्चों के सामने पेश करना है ताकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाएं। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बच्चों के पास केवल 2 रोल मॉडल हैं, या टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं। टीचर्स ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करें, तो हमको उनको संस्कार भी देने हैं और रोल मॉडलिंग भी करनी है। जो चीज़ें हम उनको सिखाना चाहते हैं, हमें उनको करके दिखाना होगा। और आपको बहुत सी चीज़ें, आपको अभी जो मैं आपके सामने डिब्बे में बहुत सी चीज़ें लेके आ रही हूँ, और आपने उनमें से देखना है कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और इमीडिएटली आपने लेना है। और अगर मैं बोलती हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, तो मैं साथ में आपको ये भी कॉशन करूँगी कि टेक्नोलॉजी के ऐप भी होते हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है। तो आपने बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होके करना है। अभी आप अगर देखें तो हमारे जो वीर भाई हैं, अलग अलग, मैं जितनी पिक्चर्स इकट्ठी कर पाई, हर जगह ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड ड्यूटी हो, चाहे वो बाढ़ पे हो, चाहे फॉर्मेशंस पे हो, फ्रंट पे हो, वहाँ पे भी वो भाई सब रहते हैं। और इन सब के रहने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी होती है फोर्सेस में, वो है फिजिकल फिटनेस। तो मेरा जो पहला कदम है जिस पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ,
वो है फिजिकल फिटनेस। अब वीर भाइयों की, अफसरगण की लाइफ सीआरपीएफ में तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सवेरे आप जाते हैं पीटी के लिए, गेम्स होते हैं, शाम को गेम्स होते हैं, आपके योगा होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिटनेस की तो कोई इसमें है ही नहीं प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर फिटनेस का ख्याल परिवार वाले ना रखें। तो यहाँ पे जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ एक रूटीन है फोर्सेस में, लाइफ उनकी सेट है, परिवार को भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि हमको फिट रहना है। अगर मैं घर की महिला हूँ और मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी है, तो मैं अपने घर के बड़ों का ख्याल तभी रख पाऊंगी, बच्चों को तभी बड़ा कर पाऊंगी जब मैं फिट हूँ। अगर मैं ही फिट नहीं हूँ तो मैं कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए सक्षम भी नहीं होंगी। और हमारे हिंदुस्तान में हम प्रिवेंटिव मोड में नहीं रहते हैं, हम पहले बीमारी को इनवाइट कर लेते हैं, और बीमारी को इनवाइट करने के बाद जब हमारा शरीर टूटने लगता है तब हम भागने लगते हैं डॉक्टरों के पास, जो कि गलत है। 40 से 45 के बीच की जो उम्र है वो एक ऐसी उम्र है जिसमें मैक्सिमम बीमारियां हमको स्ट्राइक कर सकती हैं। तो अगर हम तंदुरुस्त हैं, आज हम मास्क लगा के बैठे हैं, बट अगर हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे हार्ट स्ट्रॉन्ग है, हमको शुगर की बीमारी नहीं है, हमको बीपी नहीं है, हमको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं तो इन्फेक्शन हमको जल्दी नहीं लगेगा। तो फिजिकल फिटनेस में हमारी जो बहनें घर में हैं, फैमिलीज जो घर में हैं, उनको क्या करना चाहिए? घर का काम हम करते हैं। कोविड में हमने भी घर का काम बहुत किया, तो पहले हाथ चलते ही नहीं थे, हाथ सिर्फ कीबोर्ड पे चलते हैं या लैपटॉप पे या फ़ोन पे या गाड़ी पे चलते हैं। टीवी भी ऑफ करना है तो रिमोट से है, एसी ऑफ करना है तो रिमोट से है, मसाला पीसना है तो एक बटन दबा दिया, कपड़े धोने हैं तो एक बटन दबा दिया। तो ये हाथ बड़े मजबूत नहीं थे, यहाँ दर्द होता था, जुड़ जाते थे। पर जब काम वाले ही नहीं आए, 3 महीना सब्जी काटनी शुरू की, आटा गूंथना शुरू किया, तो सारे हाथ के दर्द सब ठीक हो गए। फिर हमने फैसला किया कि भाई दवाई खाने से तो अच्छा है खुद ही काम कर लो। अब तो वैसे भी डर लगता है कि पता नहीं भाई कोविड ना लेके आ जाए। काम करना ही शुरू कर दिया तो हाथ भी फिट, हम भी फिट। पर एक चीज़ जो मैं नियमित तौर पे करती हूँ वो है 10,000 कदम रोज पैदल चलना। बारिश हो रही है तो आप घर में ही लेफ्ट राइट शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप माइंड से क्लॉक रखेंगे तो 40 मिनट अगर आप नॉन स्टॉप चलेंगे पैदल तो आपके 10,000 कदम होने की उम्मीद है। कदम ताल आपकी कैसे है? नहीं तो स्मार्टफोन आज सबके पास है, डेटा सबके पास रहता है फ़ोन में, क्योंकि व्हाट्सएप सब बहुत चलाते हैं। अब व्हाट्सएप में शिकायतें भेजने के बजाय एक ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री स्टेप ट्रैकर। तो वो जब तक आपके पास रहेगा, एक छोटी सी थैली अपने सलवार के साथ या अपने साड़ी के साथ जैसे गुच्छा लटकाते थे वैसे आप लटकाइए फ़ोन, और जितने कदम आप चलेंगे तो वो बताएगा आप कितने कदम चल रहे हैं। सो दैट इज़ इट। फिर आप नियमित तौर पे 15-20 मिनट निकाल के योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिल पे सामान लेने जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस बरकरार रहेगी। अब आते हैं दूसरे कदम पे। दूसरे कदम पे जो है वो है हमारी हेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और हमारे परिवार का स्वास्थ्य। अब अगर देखा जाए सीआरपीएफ में तो यहाँ पे फिर भाई लोगों की जो है लाइफ बिल्कुल सेट है। कैसे सेट है? आपका रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी कौन लेता है? सीआरपीएफ लेता है। यानी कि फिटनेस का जिम्मा सीआरपीएफ का है, आपको फिट रहना है। अब घर में हमने क्या करना है कि एज अ फैमिली हर पर्सनल की ये जिम्मेवारी है कि ये इंश्योर करें
कि परिवार में हर सदस्य, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, सबके डिपेंडेंट कार्ड्स बने हुए होने चाहिए, पहली बात। और जब आप छुट्टी पे आते हैं साल में एक बार या जितना 2 बार भी अगर आप आते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने परिवार का पूरा मेडिकल करवाएं। मेडिकल करवाने की फैसिलिटी आपको सीआरपीएफ के सेंटर में भी मिल जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप सीजीएचएस के कार्ड्स बनवा लीजिए। सीजीएचएस के कार्ड्स बनने मुश्किल नहीं है। मैं जब देख रही थी और बना रही थी तो वेबसाइट है cghs.nic.in, पर जब मैं कार में आ रही थी तो जब मैं बात कर रही थी जो मेरे को लेके आए थे अधिकारी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्म तो सीआरपीएफ के ऑफिस से मिल जाता है और वहीं से पूरा भर जाता है। तो आपने सीआरपीएफ से अपने सीजीएचएस के कार्ड पूरे परिवार के लिए निकलवाने हैं। ये प्लास्टिक का स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है और इसको आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। अगर ये खो जाता है तो इसकी रिपोर्ट आपको पुलिस थाने में करनी पड़ेगी और इसको अगर डुप्लीकेट इशू करवाना है तो 50 रुपये देके ये इशू होता है। इस वेबसाइट को जो मैंने लिखा है इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके इलाके में जहां आपका परिवार रहता है, आपके इलाके में जहां आपका परिवार रहता है, कौन कौन से अस्पताल हैं जो इम्पैनल्ड हैं। अगर आप छोटे से शहर में या छोटे से गांव में रह रहे हैं जहां अस्पताल नहीं है तो वहां डिस्पेंसरीज होती हैं, और अगर डिस्पेंसरी भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, तो इमरजेंसी में परिवार को ये आपने जागरूकता देनी है कि वो कोई भी अस्पताल में चले जाए। ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जान को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे बिल वगैरह लेके जब आप आएंगे तो इनके रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी भी है, जो कि आज की डेट में बहुत लोगों के पास ये जानकारी नहीं है। तो जब आप ये वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी एम्पैनल्ड अस्पतालों की, डिस्पेंसरियों की, दवाइयाँ कैसे लेनी हैं, क्लेम कैसे सेटल करने हैं और बिल्स को कैसे पेमेंट करना है। और कई बार आपने स्टेटस चेक करना है कि मेरा रीइंबर्समेंट कहाँ तक पहुँचा है, इसकी भी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। बट ये सब करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी होगी। आपकी भाषा में जैसे बोलते हैं रेकी करना, कोई भी नए इलाके में जाते हैं तो आप रेकी करते हैं ना। तो जब आप गांव में आते हैं या अपने परिवार के पास छुट्टी में आते हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को इन अस्पतालों में या डिस्पेंसरियों में, जैसे हम घूमने कहीं जाते हैं, आप घुमाने ले जाएंगे और इनको पूरी एजुकेशन देंगे कि किस तरीके से अगर कोई बीमार है तो एम्बुलेंस कैसे बुलानी है, क्योंकि घर में बुजुर्ग पेरेंट्स रहते हैं, एम्बुलेंस कैसे बुलानी है, फिर आपने ओपीडी में कैसे जाना है, भर्ती कैसे कराना है। केवल कार्ड दे देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, आपने उनको यहाँ पे भी ये ज्ञान देना है कि हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी, ये डिस्पेंसरी है, कि किस तरीके से आपने इमरजेंसी में जाना है। और फिर आज की डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। कई बार होता है कि आप जाते हैं, डॉक्टर साहब अपना कमरा बंद करके चले गए होते हैं। सीजीएचएस की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं। और आज की डेट में आपके बच्चे स्मार्ट हैं, फ़ोन चलाते हैं, डेटा चलाते हैं, तो उनको गेम खिलाने के बजाय इन चीज़ों की जिम्मेवारी दीजिए, ताकि जब आप ड्यूटी कर रहे हों तो आपके मस्तिष्क में सुकून रहे, तनाव नहीं रहे। देखिए, कई बार जब हमको खबर मिलती है कि घर में किसी की तबीयत खराब है, आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, पर ऐसे हालात में आप क्या करेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और आपका परिवार बिहार में बैठा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी भी पहुंचेंगे तो भी 1-1.5 दिन लगेगा, और इमरजेंसी में 1 मिनट भी भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करना है।
शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेवारी में भी भागीदारी। किसके साथ? परिवार वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ। क्योंकि जब आप ड्यूटी पे हैं, आपने कार्ड का साधन दे दिया है, आप छुट्टी भी आ रहे हैं, बट आपको आने में अगर कुछ टाइम लगेगा, उस बीच क्या आपने अपने परिवार को ट्रेनिंग दी है इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग परिवार को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हमको तंदुरुस्त रहना है, तो तंदुरुस्त रहने के लिए एक पौष्टिक आहार का खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें आपके पास ये अगर आप फोटो देखें कि फल भी होने चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, पूरे आहार बैलेंस्ड होने चाहिए और खाने चाहिए। कम से कम 3 मील्स तो आपको जरूर खाने हैं। नाश्ता आपने बहुत बढ़िया करना है, लंच आपने बहुत बढ़िया करना है, रात का जो डिनर है, इसको जो रात का खाना है, ये हल्का खाना है। और घर में बुजुर्ग हैं, उनको खास करके ये जरूर जाके बताइएगा कि रात का खाना हल्का खाना है और सोने के कम से कम 3 घंटे पहले खाना है। उसका भी एक कारण है, साइंटिफिक कारण है कि खाना हजम होने में टाइम लगता है। अगर हम खाना खा के एकदम से लेट जाएं, तो जो ऑक्सीजन हमारे दिल और दिमाग की तरफ जाना चाहिए, वो हमारे पेट की तरफ जा रहा है। तो जो मैक्सिमम हार्ट अटैक्स या लकवा होते हैं बड़े लोगों को, वो रात को ही आते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सोने के पहले पानी जरूर पी के सोना है। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, पानी पीने से कतराते हैं, खास करके 60 साल की उम्र के बाद पानी पीने की इच्छा वैसे ही शरीर में कम होने लगती है। तो एक तो इच्छा कम हो रही है, दूसरा आपने अपने आप को फोर्स करना है पानी पीने के लिए। चौथा कदम जो मैं बताना चाहती हूँ वो है फैमिली बॉन्डिंग, कि किस तरीके से एक आपसी रिश्ते को हमने मजबूत करके चलना है। अभी आप घर से दूर रहते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक आप दूर रहते हैं, तो आपके परिवार को अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि त्योहार आ रहे हैं या घर में कोई शादी ब्याह हो रहा है जिसमें आपको पहुंचना जरूरी है, बट आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ये एक तनाव का कारण बन जाता है। तनाव का कारण यूँ बन जाता है कि घर के बड़े लोग ताना देने लगते हैं। अब वहाँ पे जब ताना मिलता है तो सबसे पहले हाथ व्हाट्सएप पे ही चलता है, और वो व्हाट्सएप से मैसेज पहुँच जाता है लोकेशन पे जहाँ पे ड्यूटी चल रही है, और वहाँ पे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में परिवार की क्या जिम्मेवारी है? आपने लीड करना है। आप घर के सदस्य हैं, आप घर पे रहते हैं, आपने लीड करना है। जो लेडी वाइफ है, वहाँ पे जो वाइफ है, पर्सनल की जो वाइफ है, उन्होंने लीड करना है। किसको? घर के बड़े बुजुर्गों को अपने साथ लेके चलना है, बच्चों को आपने अपने साथ लेके चलना है। आपने ये करना है कि हर फंक्शन में, चाहे आपके पति आ पाए या नहीं आ पाए, आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। आपने अपने परिवार को रिप्रेजेंट करना है, और जो भी व्यवहार लेन देन करना है आपने उनकी एब्सेंस में करना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से परिवार की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो रिश्तों में थोड़ी सी अड़चन आ जाती है, जिससे कि घर का जो माहौल है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाता है। मैसेजेस जाने लगते हैं तो ड्यूटी में भी तनाव बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आपने लीड लेके चलना है। आप जिम्मेवारी से आगे बढ़िए, बड़ों को साथ लीजिए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, ताकि आपका जो पहल आप कर रही हैं उससे आप अपने पति के कंधों से बोझ हल्का कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने बोझ हल्का कर दिया, घर में खुशी का माहौल है, बड़े भी खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं,
सोशल ओकेजन्स पे आपकी प्रेजेंस भी है, लेन देन भी आपने ठीक कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो भी तनाव से दूर रहेंगे। ये देखिए, जैसे शादी हो रही है, आप रिप्रेजेंट कीजिए। कई बार होता है दुर्गा पूजा के टाइम बंगाल में होना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिली, तो आप उन फंक्शंस को एंजॉय कीजिए और उनको तसल्ली दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार हम साथ मना लेंगे, इस बार अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से जो साउथ में है उनके पोंगल होता है, विशु होता है, ओणम होता है, तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। या ईद आ जाती है, तो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें मैनेज करना जरूरी हो जाता है। अब आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपने देखा है कि आज अगर मुझे एक स्मार्टफोन चलाना है और मुझे लिखना नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाऊंगी या मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती। व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आवाज़ के द्वारा पहुंचा सकते हैं। हर घर में फ़ोन होता है, कई घरों में कंप्यूटर्स भी आपने लेके दिए हैं बच्चों को, लैपटॉप्स भी लेके दिए हैं। तो यहाँ पे आपने बच्चों को एक संस्कार ये भी देना है कि दादा दादी नाना नानी को साथ लेके चलिए, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, बट आप उनको सिखा सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि सर ने बताया खेतों के बारे में, तो आजकल किसान हाट्स हैं जिन पे टोल फ्री नंबर पे वो फ़ोन पे बात करके सलाह ले सकते हैं कि बीज कहाँ से मिलना है, खाद कहाँ से मिलनी है, फसल कैसे ठीक रखनी है, उपजाऊ कैसे रखना है खेत को, या फिर टेलीविज़न पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर बच्चों ने अपने घर के बड़ों के साथ जोड़ दिया है और ये दूरी को कम किया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो आपके घर के बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और कभी आप ये सोचिए कि आपके बच्चों ने वीडियो कॉल पे आपके माता पिता से आपको बात करा दी है, आप कितने खुश होंगे। करवा चौथ पे आपकी वाइफ ने आपसे वीडियो कॉल कर लिया और छठ पूजा के दिन आपकी मम्मी ने आपसे फ़ोन कर लिया और वीडियो कॉल कर लिया, तो माँ भी बहुत खुश होएगी, आप भी बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। बट जब हम बोलते हैं इस्तेमाल करना है, तो उसका एक रेगुलेटेड यूज़ होता है, समय से करना होता है। ये नहीं कि सारा दिन आप फ़ोन कर रहे हैं और दूसरे एंड पे फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे कि मैं जब काम पे जाती हूँ, खास करके जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे रहता है और मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बताया हुआ है, आप फ़ोन करेंगे इस टाइम, मैं फ़ोन उठा नहीं पाऊँगी, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज का जवाब दूंगी, या जब ब्रेक होगी तो मैं आपको कॉल बैक करूँगी। मैं बीच में फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि अगर आप बीच में फ़ोन उठा रहे हैं तो आपकी सतर्कता भी घटती है और आपकी उत्पादकता पे भी असर आता है, और आपकी जो एक पहचान बन रही है वो एक प्रोफेशनल की नहीं बन रही है। जैसे कि एक फोर्सेस की जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने उनको बोला था कि कॉल ऑफ ड्यूटी में जब हम रहते हैं और अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, तो सामने जो पब्लिक है उसके बारे में आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं बनेगी, तो आपने फ़ोन का यूज़ को रेगुलेट करके चलना है। और अभी जैसे हमारी ज़िंदगी फ़ोन के ही साथ जुड़ गई है, कोविड में ना हम किसी को मिल सकते हैं, ना जुल सकते हैं, तो पर अगर हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग है, रिश्तों में दूरी आ गई है, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करने के लिए हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम मैसेज देते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है और फैमिली बॉन्डिंग होती है, तो परिवार खुश रहता है, एकजुट होके रहता है। ये देखिए, जैसे बच्चे अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो अब हमारी कदर कम हो रही है। ऐसा कभी भी किसी को महसूस नहीं होना चाहिए,
क्योंकि सीखने के लिए इनसे बहुत कुछ मिलता है। अगर टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज के बारे में मैं बताती हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कई बार जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमारा जो ये दिमाग है ये शांत नहीं है, उत्तेजित हो जाता है। और जब ये हमारा दिमाग उत्तेजित होता है, किसी के लिए बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। एक आप बुरा विचार भी लेके आएंगे तो आपके अंदर एक केमिकल आने लगेगा जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। वो एक जोर से ये तनाव को पैदा करता है। वो एक जोर से गोली आपके दिमाग में मारेगा खटैक्श करके, और एक और केमिकल आपके दिमाग में पैदा होना शुरू हो जाएगा जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। और वो फिर आपके दिमाग को कमांड देने लगता है, आदेश देने लगता है, अब तुम गुस्सा हो जाओ, अब तुम चिड़चिड़े हो जाओ, अब तुम रोने लगो, अब तुम चिल्लाने लगो। ऐसे ही स्टेट में हम अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्शन। हम रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले फ़ोन उठाया, टक 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 नंबर किया, या तो फ़ोन पे बात करके चिल्ला के अपना भड़ास निकाल दी, या हमने मैसेज भेज दिया, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। आधे घंटे में घर में सब कुछ ठीक हो गया है, बट आपका मैसेज पहुंच चुका है और दूसरे को परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने और नहीं सीखी हैं। एक तो हमने रिएक्ट करना सीखा है, दूसरा है कि बिगड़े हुए रिश्ते को हमने नॉर्मल करना नहीं सीखा है। क्योंकि दो प्रॉब्लम्स हैं। हमको पहल करना नहीं आता, हमने सीखा ही नहीं। हम क्यों पहल करें? हम अगर पहल करेंगे तो वो सोचेंगे हम कमज़ोर हैं, वो हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरी चीज़ हमने नहीं सीखी है वो एक सिंपल सा शब्द है, सॉरी। हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं। ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कभी हम सॉरी बोलते हैं तो हम रैंक के दबाव के कारण बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी अहम ईगो के कारण आती है। देखिए, घर में और काम में ईगो की कोई जगह नहीं है। दो जगह बातें सुननी पड़ती हैं। नौकरी में भी बातें सुननी पड़ती हैं, शादी में भी बातें सुननी। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से ना यूज़ करें, थोड़ी अकल लगा के, थोड़ी समझदारी के साथ यूज़ करें, तब जाके रिश्ते मजबूत होते हैं। अब आता है कि छठा कदम कि हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। एक कैफ में मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया था 3 दिन का, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। उसमें हम एक सीए को भी लेके गए थे। जितने भी ऑफिसर्स ने अटेंड किया था तो सबके हमने पेंशन बेनिफिट्स और वो सब पता कर लिए थे, और उसके हिसाब से कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हेल्थ की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अपने समय की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को 12 से 14 घंटे काम करने की आदत हो, सडनली वो घर में बैठ जाए तो ना घर वालों को पसंद आता है कि आके बैठ गए, ना उनको पसंद आता है। तो बाद में ये प्रोग्राम सर्विंग ऑफिसर्स के लिए भी हुआ था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपके संस्था की रिक्वायरमेंट है जॉइंट अकाउंट होना, पर कहीं कहीं अभी भी कमी है नॉमिनेशंस की। ये नॉमिनेशंस हर 5 साल में रिन्यू होने जरूरी होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और शादी के बाद नॉमिनेशन वाइफ का होता है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी पत्नी को फाइनेंस हैंडल करना सिखाना है। आपने केवल उनको अकाउंट से पैसे हर महीने खर्च करने के लिए नहीं भेजने, आपने उन पे भरोसा करना सीखना है और उन्होंने आपके भरोसे पे खरा उतरना सीखना है। मैंने तो कई वर्किंग लेडीज़ को भी देखा है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, बट डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड हस्बैंड के पास है, पॉकेट मनी उनको मिलता है,
तो आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप एम्पावर्ड, सशक्त नहीं है। क्योंकि इतनी समझ तो होनी चाहिए कि खर्चा कितना करना है, कहाँ करना है। फिर आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ये जानकारी आपस में शेयर होनी चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई। अब आजकल मरने में भी बहुत पैसा लगता है। आपको एम्बुलेंस के 10,000 देने हैं, फिर सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, चूल्हा ठंडा हो जाता है, हलवाई आके बैठ जाएगा, फिर आपको लेके जाना है, सेरेमनीज में खर्च होता है। कम से कम आपके घर में 50-60 हज़ार रुपये होने चाहिए। आखिरी राइट्स के लिए भी कम से कम बता रही हूँ मैं। अब इनके घर में पैसे निकले नहीं। बेटा इनका 9th क्लास में था और ये अचानक उनके ऑफिस में डेथ हो गई थी। तो जनरली होता है कि कोई एक दिन ऐसा होता है कि घर में पैसा नहीं होता है, तो रिश्तेदारों ने दे के पूरा किया। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो जब इन्होंने देखा तो घर में ना चेकबुक है, ना इनके पास अकाउंट्स के डिटेल्स हैं, नौकरी इनको करने नहीं दी थी। फिर ढूंढाई बची, तो जब ऑफिस के ड्रॉर टूटे तो सारे डिटेल्स वहाँ से मिले पर पूरे नहीं मिले। फिर जब कंप्यूटर को हैक करके पासवर्ड लेके कंप्यूटर खोला, तब जाके पता चला कि 60 लाख का मकान का लोन छोड़ के चले गए हैं, छोटा बच्चा छोड़ गए हैं, धन माता जी को छोड़ गए हैं और इनसे काम नहीं करवाया। अब इनसे जब आपने काम नहीं करवाया तो घर के खर्चे तो चल रहे हैं, ना दवाई रुकेगी ना पढ़ाई रुकेगी। तो इसने ट्यूशन्स करनी शुरू की। आज ये स्कूल में टीचर है, बट यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को शेयर करें और आपकी जो भी पासवर्ड्स वगैरह हैं उनको एक जगह लिख के रखें और आपके जितने एसेट्स हैं उनको आप कंसोलिडेट करना शुरू करें। 40-45 के बाद, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम जाने वाले हैं, मैं भी अभी जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं लंबा प्लान बना के चल रही हूँ कि मुझे आगे लंबा चलना है। बट आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे एक्सिस बैंक से रोज़ मैसेज आ रहे हैं, राइट योर विल अनऑफिशियली। अनऑफिशियली आप अपनी वसीयत लिखिए। तो जब मुझे ये मैसेज आया तो दूसरे दिन बैंक में जाके जहाँ जहाँ नॉमिनेशंस नहीं थे, मैंने बच्चों के नाम वाम डालने शुरू कर दिए। बिकॉज देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और जितना हम समेट के जाएंगे, एजुकेट करके जाएंगे, उतना लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और दोनों को कॉन्शियस होना चाहिए प्लानिंग के लिए। तो प्लानिंग में आप रिस्क भी ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। एफडीज का ज़माना चला गया है, तो आजकल म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। आपका पीपीएफ में पैसा जमा होता है। तो ये जो स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और एक हमारे पापा जब आर्मी में होते थे तो उनके कोर्समेट थे कर्नल रामन, साउथ में थे। तो कर्नल रामन ने मेरी मम्मी को समझाया, बोले कि तुम लोग नॉर्थ के लोग हो ना, ये शोषा में बहुत पैसे बर्बाद करते हो, हमारा साउथ में ऐसा नहीं होता है। हम लोग हर साल बच्चे के जन्मदिन में 1 तोला सोना ऐड करते हैं। तो ये सीख मेरी मम्मी ने मुझे दी। फिर जब हम जम्मू में रहते थे तो जो ब्रिगेड कमांडर थे, उनकी वाइफ ने मुझे सिखाया, बोला मधु, एक चीज़ का ध्यान रखना कि फौजी के यहाँ पैसा आसानी से निकलता नहीं है बच्चों के गहनों के लिए, तो तुम कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दो। मैंने भी शुरू कर दिया। पिछले साल जब मेरी बेटी की शादी हुई, मुझे खरीदना नहीं पड़ा, घर से निकल आया। आज मैं सोचती हूँ तो सोना 50,000 से भी ऊपर तोला है। मैंने खरीदना शुरू किया था जब 2,000 रुपये तोला। तो ये समझ एक गृहिणी को भी होती है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर भरोसा किया जाए। तो यहाँ आपने जॉइंट प्लानिंग करनी है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि जब हम फंड से पैसा निकाल के बच्चे को IIT जी की कोचिंग कराते हैं। हमने बच्चा जब होता है तभी उसकी प्लानिंग कर देनी चाहिए कि 10th में पढ़ाई के टाइम कितना ज़रूरी है, 12th में पढ़ाई के टाइम कितना ज़रूरी है। कॉलेज में बच्चा जाएगा तो उसको कपड़ों के 6 सेट देने हैं, 2 जोड़ी जूते देने हैं, बिस्तर देना। तो ये सारी प्लानिंग करके आपने चलनी है, क्योंकि आपका जो फंड है वो आपके बुढ़ापे के लिए है और आपके पत्नी के लिए है, ना कि ये खर्चों के लिए। तो इसका आपने ध्यान रखना है।
अच्छा, फिर मंथली डेली एक्सपेंसेस भी आपने तैयार करके चलने हैं, एक बजट बना के आपने घर का चलना है। और बहुत सी बार होता है कि बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों से भी सलाह लीजिए। जब हम सोचते हैं बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे होते हैं, पर आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, तो आप उनको समझाइए कि क्या चीज़ है, कितनी महंगी है। तो फिर वो जब आपके सामने फरमाइश भी करेंगे, तो क्योंकि आपने अपने फाइनेंशियल कार्ड्स उनके सामने खोल दिए हैं, तो वो भी आपसे सोच समझ के करेंगे। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि कभी कोई बोल देता है कि जरा मुझे डेबिट कार्ड की फ़ोटो भेज देना आगे पीछे की। व्हाट्सएप पे कभी मत भेजिए, कभी भी अपने डेबिट कार्ड और की फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे नहीं भेजिए, क्योंकि मेरे भाई का व्हाट्सएप हैक हो गया था और कार्ड का मिसयूज़ हुआ था, बट उसका फिर बैंक से भी पैसा नहीं मिल पाया था। छोटे शहर में अगर हम होते हैं तो चेकबुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जहां अगर बैंक भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस पे पैसा आ रहा है, तो किस तरीके से जमा करना, निकालना, ये सारी चीज़ों की एजुकेशन पत्नी के पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पीछे वो आपके परिवार में आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों को लेके जिम्मेवारी के साथ रह रही हैं। आपने ये भी देखना है कि डिजिटल ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप ज़्यादा नहीं तो 1-1000 रुपये पेटीएम में रख सकती हैं, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अगर कभी पहली बार या कभी कोई गलती भी होए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट कोशिश ये कीजिए कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो रुपयों से ही लेन देन करें, मतलब फिर ये डिजिटल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करें। और बच्चों को कितना पॉकेट मनी देना है, ये भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे बच्चे जब छोटे थे, हम उनको पॉकेट मनी नहीं देते थे, टिफ़िन में जो उनके खाने की इच्छा होती थी वो देते थे। शिमला में एक बार दोनों बच्चों ने गुट बना लिया, बड़ा बच्चा 9 साल का था, छोटी 5 साल की थी, और गुट बना के आए। 10 रुपये देती थी मैं हफ्ते का एक बच्चे को, क्योंकि स्कूल में समोसा 2 रुपये का मिलता था। तो मंडे टू फ्राइडे एक समोसा खाओगे तो 2 रुपये का, 5 दिन में 10 रुपये का। तो एक दिन दोनों ने पार्टी बना ली और आके मेरे हाथ पे पैसे रख दिए, बोले ये रखो अपने पैसे, 10 रुपये में कुछ नहीं आता है, जिस दिन हम 2 समोसे खा लेंगे तो दूसरे दिन के लिए बचेंगे। मैंने जो थे वो भी पैसे वापस ले लिए। मैंने बोला दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के मॉल रोड घूम के आओ और 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे। 1 घंटे के बाद दोनों घूम के आए। मैंने बोला क्या एक्सपीरियंस था? बोले मम्मी वो 10 रुपये ठीक हैं। बोला क्यों? तुम तो बोल रहे थे कम है। बोले नहीं, क्योंकि हमने देखा कि वो जो मूंगफली वाले अंकल बैठे थे और वो जो किडनी शेप की ऑरेंज टॉफ़ी बेच रहे थे 4 आने की, हमारे पास वो भी पैसे नहीं थे। सो 10 रुपीज़ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फिर मेरा बेटा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स अच्छे अमीर थे, बट नॉट दैट कि हम गरीब हैं और हम पैसे नहीं दे सकते हैं, बट हमने एक रेगुलेशन रखी थी कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो जब बर्थडेज होते थे तो हमने बोला कि भाई तुम्हारे 10 फ्रेंड्स हैं, 200 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से हम तुमको देंगे। उसमें चाहे तुम उनको पिक्चर के साथ पॉपकॉर्न खिला दो या पुणे में जाके वो पंचवटी की थाली खिला दो, चॉइस तुम्हारी है, बट इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। बिकॉज अगर वो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स हैं तो फिर वो इंसिस्ट नहीं करेंगे कि तुम्हारे को भी वैसे ही पार्टी करनी चाहिए जैसे कि वो करते हैं। तो ये बात बच्चे को समझ आ गई थी और ये बच्चे को समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, क्योंकि आपका भी बच्चा 12वीं के बाद अचानक से हॉस्टल में जाएगा और आप उसको एक बैंक अकाउंट देंगे। तो अगर आपने उसको बजट और पैसे की कदर करना नहीं सिखाया है तो फिर वो तो महीने का खर्चा 1 हफ्ते में ही कर देगा। फिर आप क्या करेंगे? दोबारा से थोड़ी पैसा भेजेंगे। फिर हमने देखा कि ये तो हमने बोला कि फैमिली को ख्याल रखना चाहिए, फैमिली को ख्याल रखना चाहिए। कई बार हमारे वीर भाई भी फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं एक अफसर से बात कर रही थी, लोकेशन का मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया और उनकी इजाज़त से मैं ये एग्जाम्पल को भी यूज़ कर रही हूँ। तो उनके एक सबॉर्डिनेट ने आके बोला सर मैं तो एक ऑल्टो कार खरीद रहा हूँ। तो बोले कितने की? तो बोले कि 70,000 की। तो उनको लगा ये 70,000 की इतनी सस्ती कार कैसे खरीद रहे हैं।
तो ज़्यादा पूछने पे उन्होंने बताया कि नहीं, वो एक कोई आर्मी ऑफिसर से हम खरीद रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, क्राइसिस सेल है तो 70 में दे देंगे। तो अभी उन्होंने बोला है कि कोई पैसे नहीं देंगे। थोड़े दिन के बाद ही अफसर ने उनसे पूछा तेरी गाड़ी आ गई? बोले नहीं, उन्होंने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा पैसा देना होगा, थोड़ा इंश्योरेंस के लिए देना होगा। ऐसा कर करके उन्होंने पैसे मांगते 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 55,000 तक मांग लिए। अब 55,000 पैसे इन्होंने उधार लेके दिए। अब ना गाड़ी मिली और पैसे भी अब अपनी जेब से उधार के दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक सीनियर ऑफिसर किस तरीके से गाइड करे कि आपके पास ऑप्शंस हैं सेकेंड हैंड कार के भी, चाहे आप हुंडई में चले जाएं, चाहे आप मारुति में चले जाएं, चाहे आप होंडा के शोरूम में चले जाएं। सेकेंड हैंड कार्स के ऑप्शंस हैं जो आपको पूरे कागज़ के साथ देंगे, वारंटी के साथ देंगे, फ्री सर्विसिंग के साथ देंगे। तो आपने ऐसे फ्रॉड्स से बचना है, क्योंकि देखिए होता ये है कि आप बहुत बहादुर हैं बट दुनियादारी से आप दूर हैं, आप मासूम हैं, तो कई बार फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं। और अभी जैसे हम अलग अलग लोकेशंस पे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपके आइडेंटिटी को भी क्लोन करके फेसबुक वगैरह पे फ्रॉड्स हो सकते हैं। और अच्छी खूबसूरत लड़कियां भी फ़ोटोज़ भेज के फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकती हैं। इसको अंग्रेजी में हनी ट्रैप बोलते हैं, तो उससे ज़रूर बचना है, क्योंकि ये भी एक नए तरीके का फ्रॉड है जो शुरू हो गया है और ख़ास करके फोर्सेस के साथ ज़्यादा हो रहा है। माँ जो है, 7वें कदम पे हम आते हैं। माँ जो है वो बच्चे की पहली टीचर होती है। माँ के पास समय भी बहुत होता है, बच्चे के लिए प्यार भी बहुत होता है, मोटिवेशन भी बहुत होता है, प्यार भी बहुत होता है, समय भी बहुत होता है सिखाने के लिए। तो आज की डेट में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि प्री प्राइमरी की, हफ्ते में केवल 2 दिन आधे आधे घंटे के लिए, बट आपने अगर बच्चे को काउंटिंग सिखानी है, जोड़ सिखाना है, घटाना सिखाना है, प्लस सिखाना है, माइनस सिखाना है, आपको एक अबाकस लाने की ज़रूरत नहीं है कि खिलौने की दुकान पे जाके 500 रुपये का अबाकस लेके आ रहे हैं। आप चने के दानों के साथ, राजमा के दानों के साथ, इमली के बीज के साथ भी बच्चों के साथ खेल खेल में ये गिनती उनको सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक माँ को अंग्रेजी आना जरूरी होता है। माँ अंग्रेजी में बोले बिना बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो ऐसे में जैसे कि सर ने बताया था, हमारी जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र कहानियाँ हैं, अकबर बीरबल के किस्से हैं, रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानी है। तो ये कहानियाँ हम लोगों ने बचपन से सुनी हुई हैं और इन कहानियों में हर एक में एक सीख छुपी है। तो माँ एक अच्छे संस्कार भी बच्चों को कहानियों के द्वारा दे सकती है। फिर आते हैं हम लाइफ स्किल एजुकेशन पे। लाइफ स्किल में बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखानी है कि अपना काम स्वयं कैसे करना है, जैसा कि अपना बिस्तर ठीक करना। मुझे याद है हम छोटे होते थे, हमारी नानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जैसे ही हम लोग लेटे रहते थे, सोते रहते थे, तो सबसे पहले वो एक गाना गाना शुरू कर देती थी। और वो गाना होता था, हम बिस्तर अपना जोड़ेंगे, हम नहीं किसी पे छोड़ेंगे। अब उस टाइम हम लोग छोटे होते थे, एडोलेसेंस का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं हमारे को, बट हमको लगता था क्या यार अभी आँख खुली नहीं है, ये गाना गाना शुरू कर देती हैं, अच्छा नहीं लगता था। और जोर से रेडियो लगा देती थी जिसमें सेगल का गाना बजना शुरू हो जाता था। तो फिर हम लोगों को अपना बिस्तर ठीक करके जाना पड़ता था। उसका महत्व हमें आज समझ आ रहा है, क्योंकि आज हम बिस्तर से उतरते बाद में हैं, बिस्तर सबसे पहले अपना ठीक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी अलमारी ठीक करना, अपना कमरा ठीक करना, अपना बस्ता सलीके से रखना, टिफ़िन निकाल के धोने में डालना, बॉटल निकाल के धोने में रखना, कपड़े मैले में डालना, जूते रैक में रखना। एक माँ के पास ये 7 काम हैं और अगर 3 बच्चे हैं 21 काम हो गए। तो ये 21 काम अगर आपने बच्चों से करवाए तो आपका वो समय बचेगा और वो समय आपने अपनी सेहत को किस तरीके से बेहतर करना है उसमें आपने लगाना है, क्योंकि बच्चों को आपने आने वाले युग के लिए तैयार करना है।
और आने वाले युग में हर काम अपने आप करना है। मेरा बेटा अमेरिका में है, वहाँ पे वो बर्तन भी धोता है, कपड़े भी धोता है, सब्जी ला के फ्रिज में भी लगाता है, बनाता भी है, क्योंकि मैंने ये काम उसको बचपन से सिखाई है, उसको करने में कोई कष्ट नहीं है। और कल को अगर वो एक वर्किंग लेडी के साथ काम करेगा तो 50-50 जेंडर पैरिटी के बेसिस पे वो गृहस्थी चलेगी। ये नहीं कि एक पे ही सारा लोड आ रहा है। और लड़का लड़की में कोई फर्क ना रखें, क्योंकि दोनों बच्चे हमारे बच्चे हैं, दोनों बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हैं। तो लड़के से भी घर का काम करवाइए और लड़की से भी बाहर का काम करवाइए। दोनों को समान एजुकेशन दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़की को आपने गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, लड़के को आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। समान अधिकार दीजिए। और आज की डेट में आप देखेंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी कि आपकी बच्ची अगर इंटरनेट चला रही है, पिताजी ने ये सुविधा आपने उनको दी है, 6ठी क्लास में आपकी बच्ची कोडिंग कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, कल को वो बड़ी होकर कितनी अच्छा काम करेगी तो आपको उस पर गर्व होगा। तो यहाँ पे हमने उनको जेंडर बायस के ऊपर रखना है और सेंसिटाइज करना है कि एक लड़की की, एक महिला की इज्जत करना क्यों जरूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल मॉडलिंग में आपका हाथ है। आप जब घर जाते हैं, अपने घर की महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर आप एक क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं और उसमें आपने अगर अपने बच्चे की प्लेट उठा दी और आपने अपनी वाइफ की भी अगर एक आध बार प्लेट उठा दी, अनइंटेंशनली आप अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि घर का काम करने में लिंग का कोई मायने नहीं है, एक पुरुष भी कर सकता है, एक महिला भी कर सकती है। तो यहाँ पे आपने ये सिखा के उनको तैयार करना है, जेंडर बायस के ऊपर लेके आना है। आपने अपने बच्चों को, खास करके माता पिता ने, एक YouTube पे आप लिख लीजिए अगर आपके पास स्लिप पैड है, CBSE की एक बहुत अच्छी फिल्म है कोमल। उसमें आपके जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2-3 साल से आपने इनको बताना है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और धीरे धीरे आपने इनको बताना है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां खास करके 9 साल से 16 साल तक और लड़के 11 साल से 18 साल की उम्र तक एडोलेसेंट एज में आते हैं। तो वहाँ पे आपने इनको फैक्ट्स बताने हैं कि बड़े होने से फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इनके माइंड में चेंज आता है, इनके व्यवहार में चेंज आता है, इनके शरीर में चेंज आने लगता है, इनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है, टीवी की तरफ ज़्यादा जाने लगता है। ऐसे में बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने इनको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, प्यार से आपने इनको हैंडल करना है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल एज है और इसी में सारी गंदी आदतें भी लगती हैं। इनकी कंपनी को भी आपने मॉनिटर करना है। फिर आपने इनको ये संस्कार भी देने हैं कि अपनी एनवायरनमेंट को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए रोल मॉडलिंग हमने करनी है। अगर आपका इलाका ग्राउंड फ्लोर में है और अच्छा ज़मीन है आपके गांव में, तो आप पेड़ भी लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए। अगर घर के आसपास आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो उससे वातावरण दूषित नहीं होगा, साफ होगा। तुलसी का पौधा लगाइए घर में, आप करी पत्ते का पेड़ लगा सकते हैं, आप फलों के पेड़ लगा सकते हैं। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, आपने उनको मेहनत करके बड़ा भी करना है। और अगर आप एक छोटे से घर में रह रहे हैं तो 2-4 पौधों में, पॉट्स में, गमलों में आप फूल के पौधे भी लगा सकते हैं, ताकि आप बच्चे को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अपने इलाके को, प्रकृति को हम किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जब चीज़ें हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें एक तो ट्री प्लांटेशन का आप कर सकते हैं, दूसरा पानी को कैसे बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आने वाले दिनों में पानी की बहुत दिक्कत आएगी। तो जब मैं टीचर ऑब्जर्वेशंस के लिए जाती थी तो बच्चों ने बताया कि दादाजी दाढ़ी बनाते थे, नल खुला रखते थे, तो बच्चे ने छोटा सा हाथ से लिख के चिपका दिया वहाँ कि कृपया नल को बंद रखें। अपनी गुल्लक तोड़ के एक छोटा सा बाल्टी और मग ला के पापा को दे दिया कि ट्यूब से पानी ना धोएं, और पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि पापा आप पानी जब कार धोते हैं ट्यूब से 5 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, 1 महीने में 150 लीटर, 1 साल में
1800 लीटर पानी आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम 5 दोस्त के पापा 1800 लीटर पानी बचाएंगे तो 9000 लीटर पानी बचाएंगे। एंड द फादर वॉज अमेज्ड कि मेरा बच्चा कितनी अच्छी बात कर रहा है। एंड देन उन्होंने सिखाया कि ये जो गाड़ी साफ करने के बाद, निचोड़ने के बाद जो पानी बचता है उसको फेंकना नहीं है, पौधों में डालना, रिसाइकिल। मम्मी को सिखाया जो सब्जियां आप धो रहे हो, पालक धो रहे हो, मेथी धो रहे हो, वो पानी आपने पौधों में डाल देना है। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं जो आपने बच्चों को देनी है। देखिए, सरकार अपने एंड पे बहुत कुछ कर रही है, बट सरकार के कार्यक्रमों को मजबूती हमसे मिलेगी। आपके पास MHA की गाइडलाइंस आई हैं संस्था के लिए, संस्था लेवल पे, ग्रुप सेंटर लेवल पे, बटालियन लेवल पे आप करेंगे, पर अगर आप ये जागरूकता अपने घर की तरफ भी लेके जाएंगे तो ये आपका CRPF का एक बहुत मजबूत परिवार बन जाएगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। ऐसे ही बिजली है कि अगर जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो बिजली को आप ऑफ कर दीजिए, वेस्ट क्यों करना है। फिर कई पेरेंट्स इतने खुश नसीब नहीं होते हैं कि उनके बच्चे नॉर्मल, किसी को डिसलेक्सिया होता है, किसी को ऑटिज्म होता है, किसी को ADHD होता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आज तक हम लोगों ने क्या किया है, केवल आंसू बहाए, बच्चे के साथ सिंपैथी करी है। हमने सिंपैथी नहीं करनी है, एम्पैथी करनी है। हमको एक्सेप्ट करना है और हमने एक बड़ी पिक्चर लेके चलनी है कि कल को अगर मैं अमर तो हूँ नहीं, एक दिन मुझे जाना तो है, पर अगर मैं जा रही हूँ तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए इंतज़ाम करके जा रही हूँ। ये सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की डेट में एक्सेप्ट करना है और आगे का सोचना है। भारत सरकार की बहुत सी सुविधाएं हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर आपके CRPF के अस्पताल में, इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, CRPF के अस्पताल में IQ टेस्ट होता है तो आप IQ टेस्ट करवाइए, नहीं तो आपके जो CGHS कार्ड के द्वारा आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जाइए अपने इलाके में, आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ बच्चे का IQ टेस्ट कराइए। और अगर बच्चे का स्कोर 100 आता है, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, IQ टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ और डॉक्टर की सर्टिफिकेट के साथ आप स्कूल में जाके बच्चे का दाखिला करा सकते हैं अगर बच्चे का स्कोर 100 है। दिस इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि ये बच्चे नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे बट अंडर स्पेशल गाइडेंस, इनकी असाइनमेंट्स सेपरेट होंगी, इनके टेस्ट सेपरेट होंगे। पर अगर बच्चे ने ये IQ टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो ये बोर्ड एग्जाम भी दे सकता है, इसको स्क्राइब भी मिल सकता है, लिखने वाले के लिए भी मिल सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप्स भी हैं एजुकेशन में और इनके लिए जॉब्स भी रिजर्व है। अभी परसों में अखबार में देखा था कि यश गांधी करके एक बच्चा था जो ऑटिस्टिक था, उसने 92 परसेंटाइल से IIM को क्रैक किया है। तो रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा, माइंड में सल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। और बचपन से जितनी जल्दी हम इन बच्चों को ये मदद प्रदान कर सकेंगे उतना इस बच्चे के लिए अच्छा है। और इनको लाइफ स्किल एक्टिविटी सिखानी है, इनको अपने आप खाना खाना सिखाना है, नहाना सिखाना है, कपड़े चेंज करना सिखाना है। अगर हाथ में दिक्कत है कि बटन नहीं लगा सकते तो आपको एज अ मदर क्रिएटिव होना पड़ेगा कि वेलक्रो लगा दीजिए ताकि वो खोल सके और बंद कर सके। और थोड़े और बड़े होंगे तो माइक्रोवेव में मैगी कैसे बनानी है, डिप वाली कॉफ़ी कैसे बनानी है, डिप वाली चाय कैसे बनानी है, आपने इनको तैयार करना है और ये सब चीज़ें सिखानी है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि मेरे बच्चे नॉर्मल हैं, फिर भी मैंने अपने बच्चे को इन स्पेशल बच्चों के लिए सेंसिटाइज करना है, क्योंकि कल को उनकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा होगा तो बुली नहीं करना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने एज इंडियंस ये कल्चर में हमारे है नहीं कि हम थोड़े सेंसिटिव हों, ये अब हम जाके थोड़े थोड़े सेंसिटिव
हो रहे हैं कि हैंडीकैप की वो बन गई हैं, रेल्स लगा दिए हैं, टॉयलेट्स अलग कर दिए हैं, पार्किंग अलग कर दी है, ये अब जाके बहुत देर से हम लोग जागे हैं। 10वां पॉइंट है, कोविड के बारे में हम इतना जान चुके हैं कि अब मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत होगी। हम मास्क लगा सकते हैं, स्टोल लगा सकते हैं, दुपट्टे से कवर कर सकते हैं, गमछा भी लपेट सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, 2 गज की दूरी जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र अपने साथ जरूर रखना है। बच्चे जब स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे तो उनके बैग में सैनिटाइज़र होना चाहिए, लिक्विड सोप स्ट्रिप्स होने चाहिए, वेट वाइप्स होने चाहिए, पानी की बोतल खुद दीजिएगा, खाना बना के खुद दीजिएगा, क्योंकि स्कूल में कैंटीन को वैसे ही हम स्कूल्स को बोल रहे हैं कि आप कैंटीन को बंद रखिए। और आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत ज़रूरी है और आदतों को बदलना है। आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे सुरक्षित रहना है तो मुझे वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ़ आई हैव टू रिमेन फिट, सबका वेलफेयर इंश्योर करना है। और आखिरी में जो मेरा पॉइंट है वो है हैप्पीनेस कोशेंट। केवल 2 चीज़ें हैं, ये इतने ढेर सारे जो पॉइंट्स बताए हैं ये सुनने बहुत अच्छे लगते हैं पर इनमें अमल करना बहुत मुश्किल है। और अमल करने के लिए डिटर्मिनेशन का, दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मन आया तो करेंगे, कल मन नहीं आया तो नहीं करेंगे, परसों होगा तो देखी जाएगी। तो ये कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये 11 पॉइंट्स करने के बाद मैं आपके सामने बैठी हूँ। आपके जितने भी सवाल हैं या जितने भी डाउट्स हैं, हर एक का क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपके सामने हूँ।